हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और क्या है हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये कि प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। वो हो जाएंगे पाणिनि इज द राइट आंसर। ये क्या है, एक संस्कृत व्याकरण है। अच्छा, अगर हम देखें इसके कितने अध्याय है, 8 अध्याय आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 8 अध्याय आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। आज भी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय स्थित है। ओके, देखो सबसे पहले ये CRP के नाम से बनी थी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर हो जाएगा। ओके, और 1949 में अगर आप देखोगे इसको CRPF कर दिया गया था, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया, और दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ये। अच्छा, इसके जो अभी महानिदेशक हैं वो हो जाएंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। ओके, ये हम ध्यान रखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं लोक संगीत के इन रूप में से कौन सा मूल रूप से प्रेम गीत है जिसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई है। भाई इसमें से हो जाएगा कौन सा, लेमन इज द राइट आंसर। और ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में किया जाता है ना। कौन सी? कुल्लू घाटी में होता है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं धार्मिक स्थल चित्रकूट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम चित्रकूट की बात कर रहे हैं। देखो चित्रकूट आपको यूपी में देखने को मिलेगा। ओके भाई। अच्छा, जो भगवान राम जी थे जब वो है ना वनवास पर थे, भगवान राम के साथ में लक्ष्मण जी भी थे और सीता माता भी थी। तो जब वो उस दौरान वनवास में थे तो सबसे लंबा समय जो उन्होंने बिताया था वो चित्रकूट में ही बिताया था। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुरी बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बोलते हैं संगे मील से मुलाकात, ये किस प्रसिद्ध संगीतकार की डॉक्यूमेंट्री आपको लगती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बिस्मिल्लाह खान जी इज द राइट आंसर। और बिस्मिल्लाह खान जी का जो जन्म है वो डुमराव गांव में हुआ है। ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। और अगर आप देखोगे 1961 में इनको पद्मश्री दिया गया था, 1968 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, और 1980 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। 2001 में इनको क्या मिला है? भारत रत्न। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है ये। अजो नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब से मनाया जाता है। पहली बात तो ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, और 2014 से मना रहे हैं। इसके बर्थडे पर मना रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे पर। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे पर मना रहे हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य नागड़ा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखोगे, ये रेंगमा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कौन सा युद्ध नृत्य नागदा उत्सव में किया जाता है। ये किया जाता है रेंगमा। याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा। रेंगमा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। ओके भाई। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ये कहां पर होता है? नागालैंड के अंदर होता है। अब नागालैंड के अंदर हार्निवल उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है भाई, और सेक्रेनई उत्सव भी मनाया जाता है, मोत्सु उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत के किस राज्य को राजाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। जो हमारा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है राजस्थान। क्या बोलोगे आप? ये क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य है। ये भी आप ध्यान रखोगे। इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा वो लगती है राजस्थान से। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, राजस्थान से। अजो भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं द नेमसेक और अनकस्टम्ड अर्थ और द लोलैंड, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। ये हो जाएंगी झुंपा लाहिड़ी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अजो भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं एयरफोर्स अकेडमी आपको कहां पर लगती है। तो वो हो जाएगी इसमें से हैदराबाद के अंदर। अच्छा, हमारी एयरफोर्स की पहली डिवीजन का गठन कब हुआ था? पहली डिवीजन का गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को, और हम एयरफोर्स डे भी 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसके जो भी हेड हैं वो कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे, AP सिंह हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे इसके एयर मार्शल। ठीक है, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला। देखो
हमारा पहला व्यक्तिगत पदक जो था ओलंपिक में वो तो 1952 में था, बट वो ब्रॉन्ज लाए थे केडी जाधव, है ना, केडी जाधव क्या लाए थे, ब्रॉन्ज। और ये किस में लाए थे, ध्यान रखो, एक कुश्ती में लाए थे, ठीक है। लेकिन हमसे कह रहा है गोल्ड के बारे में जरा बताइए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड आया है 2008 में जाकर व्यक्तिगत। और कौन लेकर आए हैं, निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा लाए हैं, है ना भाई, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को साल 2000 में क्या मिल गया था, अर्जुन पुरस्कार मिल गया था। साल 2002 में खेल रत्न पुरस्कार मिल गया था। कौन सा, खेल रत्न पुरस्कार। साल 2008 में ओलंपिक में बीजिंग के अंदर ये गोल्ड ले आए थे, क्या ले आए थे, गोल्ड। साल 2009 में इनको क्या मिला, पद्मा भूषण अवार्ड मिला था। साल 2011 में इनको टीए के अंदर यानी कि टेरिटोरियल आर्मी के अंदर इनको किसकी, ध्यान रखोगे, लेफ्टिनेंट कर्नल का पद मिला था, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। अगर हम देखें, इन्होंने साल 2000 का ओलंपिक खेला, 2004 वाला खेला, 2008 वाला खेला, 2012 और 2016, इन 5 ओलंपिक में इन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है भाई। आज नेक्स्ट पर बोलते हैं सूरजकुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, अब ये कहां पर लगता है, तो ये लगता है हरियाणा के फरीदाबाद में। कहां पर लगता है, हरियाणा के फरीदाबाद में। और ये बसंत के समय पर लगा था सबसे पहले 1987 में, हर साल लगता है अभी ये, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट आपको कहां पर लगता है, तो जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वो आपको देखने को मिल जाएगा नोएडा के अंदर, ठीक है। कहां पर है, नोएडा के अंदर है। आ जाओ नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है, ठीक है भाई, ओके। अगर हम ये देखें, क्या जिप्सम का मोर्टार यूज होता था, उसमें होता था। पकी हुई ईंट बिल्कुल होता था। धूप में सुखाई गई ईंट बिल्कुल होती थी, है ना। लोह स्लैब यानी कि आयरन स्लैब नहीं, है ना, लोहे के बारे में नहीं पता था उनको। और ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कैसी, कांस्य युगीन सभ्यता, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर हम देखें 1826 में सैंधव सभ्यता, है ना भाई, सैंधव सभ्यता का जो पता है वो किसने लगाया था, वो लगाया था चार्ल्स मैसन ने, ठीक है भाई, चार्ल्स मैसन, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, इसने पता तो लगा दिया, लेकिन अपनी बुक 1842 में प्रकाशित करी थी, उसमें बताया था कि हाँ कुछ ऐसी एक सभ्यता है सिंधु नदी के आसपास। फिर उसमें सबसे पहली साइट हड़प्पा किसके द्वारा खोजी गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। और हड़प्पा पाकिस्तान में ही पड़ती है आज के समय पर, पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिले में, ओके भाई, ध्यान रखोगे, मोंटगोमरी जिले में आपको ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते हैं नटराज किस हिंदू देवता के नृत्य करते हुई मूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये नटराज, ये शिव जी का करते हैं। और नटराज जो है, ये जो प्रतिमा है शिव जी की नृत्य करते हुए की, तांडव करते हुए की, ये है चोल काल की, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। कौन से काल की है, चोल काल की आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते हैं राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं राग दीपक की, ठीक है भाई। तो ये किसका हो जाएगा, तानसेन का हो जाएगा, ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे मियां की मल्हार, ये भी इनका ही है, ठीक है भाई, मियां की मल्हार, मियां की तौड़ी भी इनका ही है ना भाई, ध्यान रखोगे, मियां की तौड़ी वो भी इन्हीं का ही है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर है तानसेन। अच्छा, तानसेन अगर आप देखोगे कहां के, ये ग्वालियर के रहने वाले थे, ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वहीं के राजा विक्रमजीत ने इनको इसकी उपाधि दी थी, तानसेन की उपाधि दी थी। इनका रियल नाम क्या था, रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे। फिर उसके बाद ये रीवा के राजा की सेवा में चले गए, रीवा के राजा की सेवा में। फिर उसके बाद ये अकबर की सेवा में चले गए और अकबर ने इनको मियां की उपाधि दी और नवरत्न में शामिल किया, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था और जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केरल इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर हम देखेंगे केरल, देखो केरल 1991 में अच्छा खासा लिटरेट था, यानी कि ये था 90.58% उस समय पर इसकी लिटरेसी। और अगर आप देखोगे 2011 के हिसाब से
वो है 93.91% इसकी लिटरेसी। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अपने टेस्ट करियर में विराट कोहली ने कितने रन बनाए थे? अगर हम देखेंगे विराट की बात, ठीक है भाई, विराट अगर आप देखोगे इन्होंने मई में संन्यास की घोषणा करी थी टेस्ट क्रिकेट से, और T20 से इन्होंने पिछले साल 29, है ना, ध्यान रखोगे, 29 जून को 2024 को इन्होंने संन्यास ले लिया था T20 से। तो अभी ये ओडीआई खेल रहे हैं और आईपीएल खेल रहे हैं। ओके, अगर हम देखें 9230 इन्होंने रन बनाए 123 टेस्ट मैच में, 30 इनके शतक और 31 इनके अर्धशतक। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी भारत में फुटबॉल का सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से एक है? ठीक है, अब देख रहे हैं सबसे पुराना बिल्कुल जो मिल जाएगा वो डूरंड कप मिल जाएगा। 1888 में शिमला में हुआ था। कहां हुआ था? शिमला में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूरंड कप इज द राइट आंसर, है ना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन भारत का गोला फेंक खिलाड़ी है? कौन हो जाएगा इसमें से? क्या विकास ठाकुर है? नहीं। क्या तजिंदर सिंह तूर है, दीपक लाठेर है, या फिर आप लगाओगे इसमें से जेरेमी लाल रेनुंगा है? तो हमारा राइट आंसर है तजिंदर सिंह तूर इज द राइट आंसर, है ना भाई। तजिंदर पाल सिंह तूर। बोलता है निम्नलिखित में से किस देवी को सैढल माता या महामाई के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है भाई, तो वो कौन सी हो जाएंगी? वो है शीतला माता। और शीतला माता को छोटे बच्चों को अगर चेचक हो जाता है ना, तो चेचक को, है ना भाई, चेचक को ठीक करने वाली देवी भी माना जाता है। ठीक करने वाली देवी भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक? शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण फरवरी मार्च 2025 में कहां आयोजित किया गया? ये 25 फरवरी को शुरू हुआ, 25 फरवरी को। और ये कहां पर? अगर आप देखोगे ईस्ट फूजी मैन्यूवर प्रशिक्षण क्षेत्र, है ना भाई, शिजुओका प्रांत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक ये चला। ओके भाई, और ये जापान में ही हुआ है। और हमारी मद्रास रेजिमेंट के जवान, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मद्रास रेजिमेंट के जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दादरा और नगर हवेली में महिला साक्षरता दर कितनी थी? जरा बताइए सर। अगर हम देखें 2011 के हिसाब से, अगर सबसे कम पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश कोई सा है तो वो दादरा नगर हवेली ही है। याद रखोगे कौन सा? दादरा नगर हवेली, है ना, वही है। अच्छा, अगर हम देखें ये जो दादरा नगर हवेली है, टोटल जो लिटरेट है वो 76% है, और यहाँ के जो मेल है वो 85% पढ़े लिखे हैं, और जो यहाँ की फीमेल है वो पढ़ी लिखी है 64%, यानी कि 64.32%। ठीक है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष दादरा नगर हवेली के ही हैं, सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं इसी की है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है भूसी झील भारत के किस राज्य में आपको ये स्थित लगती है? भूसी झील ये आपको मिल जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। देखो महाराष्ट्र में कहां पर है ये? लोनावला में आपको देखने को मिलेगी, और ये इंद्रायणी नदी पर है। कौन सी? इंद्रायणी नदी पर। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र किस दिन के उत्सव के दौरान प्रदान किए जाते हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? तो सर ये किए जाते हैं गणतंत्र दिवस पर, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है? हमको सोना कहां ज्यादा मिलता है? वो मिलता है कर्नाटक में। कर्नाटक में KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड करके खान मिलेगी, वहां पर मिलता है। मिलता आंध्र प्रदेश में भी है थोड़ा, लेकिन कर्नाटक का ज्यादा प्रसिद्ध है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रामप्पा विद्रोह नामक जनजाति आंदोलन का नेतृत्व ये किसने किया? ये जो रामप्पा विद्रोह है ये 1922 से 1924 के बीच में हुआ, और आंध्र प्रदेश के, है ना, ध्यान रखोगे, पूर्वी गोदावरी जिले की तरफ हुआ, है ना, पूर्वी गोदावरी जिले की तरफ। और ये अल्लूरी सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व किया। जो आप RRR पिक्चर को देखते हो वो इसी विद्रोह पर आधारित है। ओके भाई, इसी विद्रोह पर आधारित है। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है? भाई नदी तट, नदी के किनारे, वो आपको हुगली नदी के किनारे कोलकाता देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये देखने को मिल जाएगा।
अगर हम देखें जो कोलकाता बंदरगाह है, ये अंग्रेजों के द्वारा विकसित भारत में पहला बंदरगाह है, अंग्रेजों के द्वारा विकसित। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, विकसित भारत का पहला बंदरगाह, भारत का पहला पोर्ट। ठीक है भाई, जो अंग्रेजों ने भारत के अंदर बनाया था, है ना। तो ये आपको कहां पर मिल जाएगा, अभी वेस्ट बंगाल में। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है और 200 छोटे बंदरगाह है, 200 छोटे पोर्ट है, ये भी आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरि के आर्द्र भूमि आपको स्थित लगती है ना, जरा बताइए कौन सी हरि के आर्द्र भूमि के बारे में जरा बताओ। ये जो हरि के आर्द्र भूमि है, ये आपको कहां मिल जाएगी, ये आपको पंजाब में मिल जाएगी। ठीक है भाई, पंजाब में। और जैसे मान के चलो सतलुज है ना, सतलुज में व्यास मिल रही है नदी, तो वो हरि के जगह पर ही मिल रही है, पंजाब में व्यास नदी। ठीक है भाई, किससे, इससे, सतलुज से। उसी हरि के जगह पर एक बैराज है, बैराज पानी को मोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, बांध नहीं होते वे। देखो जैसे कोई नदी बह रही है और वहां पर हमने डैम बना दिया, तो डैम जो बनाया है उसके पीछे हम पानी को रिजर्व रख सकते हैं, अच्छा खासा रिजर्व, पीछे पानी अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे आगे, या फिर साइड में कोई हमने नहर निकाल दी, वहां से उस तरफ भेज देंगे, या फिर साइड में पावर प्लांट लगा दिया, बिजली बना ली। लेकिन जो बैराज होते हैं, बैराज से आप पानी को पीछे भर के नहीं रख सकते, यानी कि आपको या तो आगे निकालना पड़ेगा या साइड से जो नहर बनाई है आपने उसमें निकाल दीजिए, समझ गए। बैराज इस काम आते हैं। तो हरि के बैराज यहां है, यही इसी बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है राजस्थान में सूखे इलाकों को पानी पहुंचाने के लिए। ठीक है भाई, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदियानी भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली एक अनुष्ठान नृत्य कला है, जरा बताओ क्या लगाओगे। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, केरल है, या फिर आप लगाओगे तमिलनाडु है। तो केरल इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो कि भाई जो भद्रकाली थी उनको खुश करने के लिए भगवान शिव और अन्य देवताओं ने नृत्य किया था, तो बस उसी चीज को इसमें याद किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर केरल। निम्नलिखित में से किसने कहा कि रजिया दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और निपुण थी। वो मिन्हाज ए सिरास ने कहा था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, इसने कहा था। 1236 से लेकर 1240 तक गद्दी पर बैठी थी रजिया, समझ गए, रजिया गद्दी पर बैठी थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते हैं ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम साधारण ब्रह्म समाज की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये जो साधारण ब्रह्म समाज है ये 1878 में 15 मई को इसकी स्थापना हुई है। किसने करी है, आनंद मोहन बोस ने करी है, आनंद मोहन बोस ने करी है। ठीक है भाई, किसके साथ मिलकर, उमेश चंद्र दत्त के साथ मिलकर, उमेश चंद्र दत्त के साथ मिलकर। कहां करी है, कोलकाता में करी है। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1878। तुम ब्रह्म समाज मत सोचने लगना, वो ब्रह्म समाज अलग है। ठीक है भाई, ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में करी थी वो अलग है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है। पुराना संसद भवन को अगर हम देखेंगे उसको संविधान सदन नाम दिया गया है। जो पुराना संसद भवन है वो गोल आकार में था और उसमें 12 प्रवेश द्वार थे और उन प्रवेश द्वार के नाम क्या थे, जैसे गेट 1 2 3 ऐसे थे, 4 5 6 है ना। लेकिन अगर आप देखोगे अब जो है वो त्रिभुजाकार है और उसमें है 3 द्वार और तीनों द्वार के नाम क्या है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तीनों द्वार के नाम जैसे ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। सितंबर 2020 तक लोकसभा में महाराष्ट्र की संख्या क्या है, चाहे आप सितंबर 2025 तक भी लगा लीजिए, समझ गए भाई। अगर आप देखोगे तो वो कितनी है, 48 ही है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर है। सबसे ज्यादा यूपी में है लोकसभा की सीटें, कितनी, 80। और लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है, 250 हो सकती हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे, अधिकतम सीटें इतनी हो सकती हैं, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। बोलते किस त्योहार को खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है, वो कौन सी हो जाएगी इसमें से, बैसाखी। कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो सिखों के आखिरी गुरु थे, है ना भाई, उन्होंने क्या काम करा था, खालसा पंथ की स्थापना करी थी। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं सितंबर की शुरुआत तक भारत के
राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है? कौन से राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है? देखो, केरल में सबसे पहले आता है लगभग 1 जून के आसपास, कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद आ जाता है। फिर 10 जून को मुंबई पहुंच जाता है और लगभग 30 जून के आसपास दिल्ली पहुंच जाता है। और जब दिल्ली पहुंच जाता है तो बोलते हैं हाँ भाई पूरे भारत में पहुंच लिया। अब बात आती है कि जब जैसे ही सितंबर में आ गए हम, तो अब सितंबर में किन राज्यों से वापस चल देता है? तो इस वाले क्षेत्र से वापस होने लगता है। ठीक है भाई, यानी कि उत्तर पश्चिम जो हमारा क्षेत्र है ना उधर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में खत्म हो जाता है और वापस की ओर मुड़ने लगता है, अब वापस जाता है। और फिर यहां पर आपको है ना तमिलनाडु के चेन्नई या फिर उसके तटीय किनारे पर, वहां वो अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के शुरू में वर्षा करा के जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। मौर्य काल की जानकारी के स्रोत है दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हम इसमें से श्रीलंका लगा सकते हैं? है ना भाई, श्रीलंका इज द राइट आंसर। अच्छा, ये श्रीलंका के तो है, लेकिन ध्यान रखना ये जो मौर्य काल की जानकारी दीपवंश और महावंश दे रहे हैं, ये दोनों बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा से जुड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म की जो थेरवाद शाखा है वो बहुत माननीय मानी जाती है, समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना, क्लियर हो जाएगा। ये थेरवाद शाखा से जुड़े हुए हैं, क्लियर हो जाएगा, बौद्ध धर्म की। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना में संबंधित नहीं है? चलो देखते हैं। जैसे मान के चलो हम स्तूप को देखें कि वो कैसा होता है। स्तूप में आपको 4 प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं, यानी कि एंटर गेट, है ना, क्लियर हो जाएगा। उनको बोला जाता है तोरण। जो प्रवेश द्वार है वो कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, उनको तोरण बोला जाता है। और जो ये आप बाहर की हल्की हल्की दीवार देख रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? वेदिका बोला जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर जो आपको देखने को मिलता है ये मेधी है, मेधी, ये भी आप ध्यान रखोगे, मेधी। और इसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो है डोम। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वो है डोम, या फिर उसे अंडाकार शेप आप बोल सकते हो, या फिर आप डोम बोल सकते हो। इसके ऊपर होती है हार्मिका। क्या होती है? हार्मिका। ठीक है, और इसके ऊपर होता है छत्र। क्लियर हो जाएगा, इसके ऊपर क्या है? छत्र। ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो हमारा कौन सा इसमें? विमान इसमें नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अश्वघोष जिन्हें बुद्ध चरित की रचना करी जिन्होंने, वो किसके दरबार में थे? वो थे कनिष्क के दरबार में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये कब करवाया था अपना राज्याभिषेक? वो करवाया था 78 ईस्वी में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर दर्ज किया गया? भाई सबसे बड़ा जो अंतर था वो 1981 की में था। कैसे? उस समय 43% हमारी साक्षरता थी, जिसमें से 56% मेल यानी कि पुरुष थे और 29% फीमेल। ओके भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। वर्ष 1987 और 1992 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर बता दोगे। इसकी पीडीएफ मिनिस्टर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ओके, उसका आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो 3 बजे यूपीएसआई की क्लास, 5 बजे यूपी पुलिस की क्लास, ओके, कांस्टेबल की, और जो आपको देखने को मिलती है 9 बजे दिल्ली पुलिस और 10 बजे रेलवे की। अब आपकी एनटीपीसी की भी वैकेंसीज आने वाली है, फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं भरने। तो हम रात को जो है 10 बजे वाली क्लास है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक साथ मर्ज करके इसको चलाएंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। जो भी बात हो अपनी आप सजेशन में बता सकते हो। ओके, कोई भी चीज हो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।